Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड हाउ टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस. हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं. यूनिट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यूनिट्स क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. ऑलराइट, अब हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट के बारे में कि हमें मेजरमेंट कैसे करनी होती है ना. डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं. जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस जिस पर आते हैं वो है लेंथ के ऊपर, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि डिस्टेंसेस की मेजरमेंट पर. तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब हमें बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर करने होते हैं, यानी कि जब हम पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करते हैं, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन या फिर अर्थ का डिस्टेंस किसी भी प्लैनेट से, स्टार से, तो वो डिस्टेंसेस बहुत लार्ज हैं और उन्हें मेजर करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस को अगर मेजर करना है तो कैसे हम करेंगे. इसमें हमने एक स्पेसिफिकली केस किया था ऑलिक एसिड. ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज डिटरमाइन हम कैसे करेंगे. ओके, ये एसिड है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े साइज के होते हैं, तो उसके एक मॉलिक्यूल का साइज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो कि बोर्ड में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से. तो वो हो गया कि मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस. ऑलराइट, स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज, ये इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करते हैं, बट इनकी अपनी लिमिट है. उससे ज़्यादा अगर स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने हैं तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं. देन वी डिस्कस रेंजेस ऑफ लेंथ, कि लेंथ की रेंज क्या है. अब फिजिक्स में हम डिफरेंट टाइप की लेंथ को पढ़ रहे हैं, मतलब छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट से लेकर बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, पूरा यूनिवर्स जो कि बहुत बड़ा साइज का है. राइट, सो हम एक रेंज जो है वो बहुत बड़ी है लेंथ की अगर हम देखें. और सिमिलरली रेंज ऑफ मास. अब मास में भी यही है कि यूनिवर्स पूरे अगर मास देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास देखा जाए तो वो 10⁻⁻30 kg इस ऑर्डर का है. सो मास में भी एक बहुत बड़ी रेंज है. सो दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर. आज हम बात करेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर्स के बारे में. ठीक है, ये सबने हमने सुना होता है इन वर्ड्स को. एक्यूरेसी, आपका आंसर एक्यूरेट नहीं है हम बोल देते हैं ना. प्रिसाइज नहीं है, है ना. जो भी हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रिसाइज रहें, जो पूछा गया है वही लिखें. तो ये वर्ड्स जनरली भी हम यूज़ करते हैं. राइट, तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड थर्ड इज एरर. एरर का मतलब गलतियां जो कि हमारी मेजरमेंट में होती ही हैं किसी ना किसी रीजन से. तो यही आज हमें पढ़ना है, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स. ऑलराइट, सो एवरी कैलकुलेटेड quantity which is based on measured values has an uncertainty. uncertainty का मीनिंग क्या होता है कि जब हम uncertain होते हैं, मतलब डाउटफुल होते हैं कि किसी चीज को लेके कि इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. राइट, सो दैट मीन्स वी आर अनसर्टेन. ठीक है, सो एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी, अब किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यूज हैज एन अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, ऑल्सो नोन एज एरर. ठीक है, वही चीज क्या होती है, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है मीन्स उतना ही ज्यादा एरर है. ठीक है, सो अनसर्टेनिटी एंड एरर सिमिलर से वर्ड है. और एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एरर क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस रूम का टेम्परेचर मेजर किया, मान लीजिए कि इस रूम का एग्जैक्ट टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, बट जब हमने मेजर किया T', ये मेजर्ड वैल्यू है, दिस इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, वो आ जाता है 28.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो मेजर्ड वैल्यू ऑब्वियसली ट्रू वैल्यू से डिफरेंट है, और इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वही क्या है, एरर है. कितना डिफरेंस है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का. अभी कितना भी ज्यादा या कितना भी कम हो सकता है. हम कोशिश तो यही करते हैं कि एरर क्या हो, कम से कम होना चाहिए. दिस इज एरर, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो कि ये है, और हम चाहते हैं कि ये डिफरेंस कम से कम हो,
मेजर्ड वैल्यू जितना ज़्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज जा सकती है तो वो जाए, है ना। सो जितना हम केयरफुली कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इसका मतलब एरर उतना ही हम कम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन, बट डेफिनेशन एग्जैक्टली कोई पूछता नहीं है, सो वी शुड नो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट is a measure of how close is the measured value to the true value of the quantity, है ना। अगर हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर 100 आना था, आपका आंसर कुछ 99.5 आ गया, लेट्स से कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई और आपका आंसर ये आ गया, तो स्टिल यू आर क्वाइट एक्यूरेट। आपका आंसर कम से कम इतना तो आया, किसी का आंसर आया 80, ठीक है। सो आंसर तो यही है, 100 है, दोनों में ही कुछ ना कुछ एरर है, बट हु इज मोर एक्यूरेट? पर्सन ए, एक का आंसर ये आया और पर्सन बी, उसका आंसर आया ये, तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट है? हम कहेंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसका आंसर जो है वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है, सो दिस पर्सन इज मोर एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मीनिंग ही ये होता है कि एक्यूरेसी का मीनिंग हुआ कि ये देखना कि हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मेजर की है वो वैल्यू कितनी क्लोज है टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, आपका कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से, सो वो होता है एक्यूरेट। नाउ द थर्ड टर्म, आज हमें यही 3 टर्म्स के बारे में बात करनी है, एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो जो थर्ड टर्म हम यूज करते हैं प्रिसीजन, राइट, उसका मीनिंग होता है इट टेल्स अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। और एक और भी तरीके से हम इसका मीनिंग होगा इट टेल्स अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। फॉर एग्जांपल, आपने एक लेंथ, मैंने कहा इस पेन की लेंथ को मेजर करो, सो हम सब कुछ ना कुछ मेथड यूज करेंगे, कोई अपना मीटर स्केल यूज करेगा, कोई इंचेस वाला स्केल यूज कर सकता है, कुछ भी हम यूज करेंगे और हम सबका अलग अलग आंसर आ सकता है। हमने क्या मेजर की? लेंथ, ठीक है। अब कोई बच्चा कह रहा है कि इसकी लेंथ है लेट्स से 13.3 सेंटीमीटर, समवन एल्स इज सेइंग इट्स लेंथ इज 13.4 सेंटीमीटर, ऑलराइट, समवन एल्स इज सेइंग इट्स लेंथ इज 13 उसने कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसने कहा कि इसकी लेंथ 13.35 सेंटीमीटर है। इन दोनों ने अपना मीटर स्केल जो हमारे पास होता है वही यूज किया, तो वो इतना ही बता सकता है, 13 पॉइंट के बाद में एक प्लेस तक आपको बता देगा 3 सेंटीमीटर, 13.3 या फिर 13.4। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आंसर कितना प्रिसाइज है, ये नहीं पता कि करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट की हम बात नहीं कर रहे, कितना प्रिसाइज है, वो अपने आंसर को कितनी ज़्यादा डिटेल में बता पा रहे हैं। उन्होंने बोला 13.3, 13.4, ओके, दोनों की प्रिसीजन सेम है, बट इस आंसर की प्रिसीजन ज़्यादा है, 13.35, ऑलराइट। तो 13.35 का मतलब ये है कि जिसने ये मेजरमेंट ली है वो ज़्यादा प्रिसाइजली उस आंसर को बता पा रहा है, कैलकुलेट कर पा रहा है, ठीक है, उसकी प्रिसीजन ज़्यादा है। प्रिसीजन या फिर रिजोल्यूशन, ये वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, रिजोल्यूशन उसकी ज़्यादा है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर, हमें पता है मिनिमम कहाँ तक मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर से भी पहले देख लेते हैं मीटर स्केल, ओके, दिस इज मीटर स्केल, फिर वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, फिर स्क्रू गोज की बात करते हैं, ठीक है। अगर मीटर स्केल से हम स्मॉलेस्ट देखते हैं, कोई भी डिवीजन रीडिंग हम नोट कर सकते हैं, तो वो है 0 पॉइंट, या फिर इसे 0 पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखते हम, ओके, लेट्स राइट इट एज 10⁻³ मीटर। यहां तक ये इसकी रिजोल्यूशन है, मिनिमम ये इतना ही मेजर कर सकता है, मीटर स्केल 1 मिलीमीटर की ही डिवीजन को मेजर कर सकता है। फिर वर्नियर कैलिपर आता है, वर्नियर कैलिपर इससे एक स्केल और डाउन चला जाता है, यानी कि 10⁻⁴ मीटर तक मेजर कर सकता है। तो इसकी रिजोल्यूशन क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे कैमरा में होता है, रिजोल्यूशन होती है ना, कि हम अच्छी रिजोल्यूशन वाला कैमरा चाहते हैं जो ज़्यादा पिक्सल्स को ले सके, इस तरह से। सिमिलरली अब वर्नियर कैलिपर मीटर स्केल से ज़्यादा रिजोल्यूशन कर सकता है। फिर स्क्रू गोज आता है तो वो 10⁻⁴
5 मीटर्स, उसमें रिजोल्यूशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो अगर कोई स्क्रू गोल्स को यूज़ करता है मेजरमेंट लेने के लिए तो वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइजली आंसर बता सकता है क्योंकि उसकी रिजोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा है। तो प्रिसीजन का मीनिंग ये होता है कि आप अपने आंसर को कितनी डिटेल तक लेकर जा रहे हो, कितना प्रिसाइजली आप उस आंसर को बता रहे हैं, राइट। ओके, अब इस सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं इन वर्ड्स का मीनिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एरर का मीनिंग तो सबको पता है कि मिस्टेक, जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो। नाउ इन दिस पार्ट हमें पता है कि अगर इस येलो एरिया के अंदर हम इसको टारगेट कर पाते हैं, राइट, हमारा जो टारगेट है अगर वो येलो एरिया में ही हिट करता है तो वी आर क्वाइट एक्यूरेट, ठीक है, हम एक्यूरेट हैं। अब उसने 4 बार टारगेट किया तो चारों बार उसका येलो में ही जा रहा है, सो दैट मीन्स वो एक्यूरेट भी है, येलो में ही जा रहा है, बिकॉज हम जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो यही है कि वो येलो में हिट करे, राइट, रिक्वायर्ड रिजल्ट तो यही है, तो वो एक्यूरेट है। और चारों बार उसका जो है ऑल द 4 टाइम्स ही इज एबल टू हिट इट इन द येलो रीजन, सो इट दैट मीन्स ही इज प्रिसाइज एज वेल। नाउ इन दिस केस अब जो हिट किया है वो ऑलमोस्ट येलो रीजन में तो है, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, बहुत नियर बाय है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है येलो से, तो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट तो वो है बट ही इज़ नॉट प्रिसाइज। जो उसकी जो टारगेट जो हिट किया है वो काफ़ी दूर दूर है, राइट। यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू बहुत नज़दीक है और यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू हम कह सकते हैं कि बहुत दूर है, सो इट इज़ नॉट प्रिसाइज, ऑल राइट। नाउ इन दिस केस ही इज़ प्रिसाइज, मेजर्ड वैल्यू बहुत पास पास है, आप देखिए, ठीक है, जो हिट किया है उसने तो वो बहुत क्लोज है, तो वो प्रिसाइज तो है, बट क्या वो एक्यूरेट है? एक्यूरेट तो तब होता अगर वो इस रीजन में हिट कर पाता। नाउ ही इज नॉट एक्यूरेट बट ही इज प्रिसाइज, ऑलराइट। एंड इन दिस केस ना ही तो वो एक्यूरेट है ना ही वो प्रिसाइज है। एक्यूरेट वो तब होगा जब वो येलो रीजन में हिट कर पाए, प्रिसाइज वो तब होगा जब वो हर बार अपनी जो हिट कर रहा है वो बहुत क्लोजली हिट कर पाए, राइट। उसकी रीडिंग्स खुद से मैच होनी चाहिए। आपने मेजर किया कोई लेंथ को 10.12 सेंटीमीटर, फिर आपने सेकंड टाइम मेजर किया 10.13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये प्रिसाइज है, दोनों रीडिंग्स बहुत पास है, बट आपने मेजर किया एक बार 10.12, सेकंड टाइम इट्स 10.52, अब ये प्रिसाइज नहीं है। आपकी जो दोनों टाइम आपने ही मेजर किया है लेकिन आपकी जो रीडिंग्स हैं वो क्लोज नहीं है, ठीक है, सो इट इज नॉट प्रिसाइज। तो दिस वाज जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये तो सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है, कि क्या मीनिंग होता है एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। बट एक्चुअल में हम फिजिक्स में क्या करने वाले हैं, कुछ ना कुछ मेजर करने वाले हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी लेंथ को मेजर करेंगे, किसी मास को, कभी टेम्परेचर को, कभी करंट को, तो हर एक को मेजर करने के लिए यूज क्या करेंगे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट भी तो हमने ही बनाया है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर तो आ ही सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर हमेशा एक्यूरेट हो या हमेशा प्रिसाइज हो, कुछ भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। देखते हैं कि कितने टाइप के एरर होते हैं। एरर को हम डिफाइन कर चुके हैं कि वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस हम एरर कहते हैं। तो टाइप ऑफ एरर होते हैं, फर्स्ट वन इज सिस्टेमैटिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर, ओके। सेकेंड वन इज रैंडम एरर, random error, and third one is least count error, least count error। अब फर्स्ट जो टाइप का एरर है वो क्या है, सिस्टेमैटिक एरर। सिस्टेमैटिक का मीनिंग जो सिस्टेमैटिक हो, यानी कि जिसके हमें रीजंस वगैरह पता हो, कुछ ऐसा इसकी डेफिनेशन होगी, हम करेंगे। सेकेंड इज रैंडम एरर, रैंडम मतलब जो रैंडमली आ जाए, जिसका कोई रीज़न हमें ना पता हो, ठीक है, जिसके रीजंस हमें नहीं पता, बस वो एरर आ रहा है। आपने सब कुछ सही किया एक एक्सपेरिमेंट करते हुए, हर बार सेम स्टेप्स फॉलो किए, ठीक है, बट फिर भी आपका रिजल्ट हर बार कुछ ना कुछ अलग आ जाता है, पिछली बार से मैच एग्जैक्टली मैच नहीं करता, कई बार डिफरेंट आ जाता है ना। सो दैट मीन्स वहाँ पर होते हैं रैंडम एरर, हमें समझ भी नहीं आता कि उसका रीज़न क्या है।
अगर तो रीज़न पता है तो सिस्टमेटिक एरर में आ जाएगा। अगर वो कोई ऐसा एरर है हर बार, क्योंकि एक लेंथ को मेजर करते हुए अब क्या ही एरर आ सकता है, नहीं आ सकता ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट अगर हम सेम यूज़ कर रहे हैं सब कुछ, बट हमें लगता है कि ये 10.12 है, फिर कभी लगता है 10.13 है, तो वो होता है रैंडम एरर, उसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। फिर है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर सीधी सी बात है, लीस्ट काउंट से रिलेटेड है। लीस्ट काउंट का मतलब जो सबसे छोटा मेजरमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो ले सकते हैं। लीस्ट काउंट जैसे मीटर स्केल का क्या होता है, मीटर स्केल जो हम सब के ज्योमेट्री बॉक्स में होता ही है, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। वो 1 मिलीमीटर के स्मॉलेस्ट डिवीजन को मेजर कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा छोटे डिवीजन नहीं मेजर कर सकता, तो 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। अभी अभी हमने बात की थी वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, अब उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, वो 1 मिलीमीटर को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसे उसके एक पार्ट को वो मेजर कर सकता है, यानी कि 1 मिलीमीटर को भी अगर हम करें तो 0.1 mm मिलीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। और फिर स्क्रू गोज को अगर हमें लिखना है का लीस्ट काउंट, वो हो जाएगा, इसके भी 10 पार्ट्स कर दो, यानी कि 0.01 mm मिलीमीटर, तो ये है लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट से ही रिलेटेड होगा, जो एरर है लीस्ट काउंट एरर, वो ये लीस्ट काउंट से ही रिलेटेड होगा। हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। सो दीज आर द टाइप ऑफ एरर्स, नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखते हैं टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे सिस्टमैटिक एरर, अब फॉर एग्जाम्पल हम इसे क्या समझ सकते हैं, दिस इज एन एमीटर, हम एमीटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर से हम मेजर करते हैं करंट, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। और हम बात करें एक एनालॉग एमीटर की, ठीक है, एनालॉग एमीटर की हम बात कर रहे हैं। एनालॉग मीन्स जिसमें नीडल से हमें रीडिंग पता लगती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिविजन्स मार्क की होती हैं और यहाँ पर क्या होती है, एक नीडल होती है, ठीक है, इस तरह से, और वो डिफ्लेक्ट होती है जब करंट पास होता है। नाउ लेट्स से दिस इज 0, है ना, वो करंट क्या है 0 इस पॉइंट पर, ठीक है। तो और उसको शो करने लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है, मिली एम्पियर्स में है ये, लेट्स से, ठीक है। अब उस नीडल को जब तक कोई करंट अगर उस सर्किट में पास नहीं कर रहा, उस नीडल को कहाँ होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए। दैट मीन्स उसको 0 से कोइंसाइड करना चाहिए, नीडल शुड बी हेयर, नीडल को बिल्कुल 0 पर पॉइंट करना चाहिए। बट समटाइम्स अब क्या होता है कि नीडल ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट कर रही है, नीडल कहाँ पॉइंट कर रही है, एट दिस डिवीजन, वो 0 से ऑलरेडी आगे है, ठीक है। सो जब हम उसे सर्किट में लगाएंगे, उस एमीटर को करंट मेजर करेंगे, तो लेट्स से करंट एक्चुअल में क्या है 2 मिली एम्पियर्स है, बट वो एक डिवीजन पहले से ही आगे था, तो वो 2 मिली एम्पियर पर नहीं आने वाला है, वो यहाँ आने वाला है, ठीक है। सो क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट उसमें पहले से था, तो मेजरमेंट में भी वो पॉजिटिव पार्ट पहले से ही होगा, ठीक है। सो दिस एरर, दिस टाइप ऑफ एरर इज अ सिस्टमैटिक एरर, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। होता ये भी पॉसिबल था कि जो नीडल है वो 0 से थोड़ा पीछे होती है ना, थोड़ा पहले भी हो सकती थी, तब वो एरर कैसा हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, बट यहाँ पर जो रीजन है वो हमें पता है। रीजन क्या है, 0 हम कह सकते हैं कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 0 कोइंसाइड करना चाहिए इनिशियली, जब कोई करंट सिस्टम में पास नहीं कर रहा था तो 0 कोइंसाइड करना चाहिए, बट वो नहीं कर रहा है। दैट्स वाई देयर इज एन एरर, जो भी हमने रीडिंग मेजर की उसमें एरर है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। ऑलराइट, तो सिस्टमैटिक एरर कुछ इस तरह से होंगे। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें रीज़न पता है, वी नो द रीज़न, ठीक है। तो जीरो एरर नहीं, सिस्टमैटिक एरर्स को क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया
जा सकता है, दे कैन बी एलिमिनेटेड, दे कैन बी रिड्यूस्ड, हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमें रीजन पता है। ठीक है, यहां पर हमें एरर का रीजन पता है, एरर्स का जो रीजन होते हैं, रीजन दे आर नोन। सो उस टाइप के एरर्स को हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर्स कहेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली। ठीक है, वो इरेगुलरली अकर कर जाते हैं एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ओके, अब हम कोई भी अगर मेजरमेंट करते हैं तो हर बार उसकी कुछ ना कुछ अलग रीडिंग हमें देखने को मिल जाती है। एमीटर से हमने करंट मेजर किया, अब सेम सर्किट है, सेम सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं किया, पर फिर भी एक बार आ गया 2 मिली एम्पियर, फिर आ गया 2.1 मिली एम्पियर। अब वो रैंडम है, वो एरर क्या होगा, रैंडम होगा। मतलब अभी तो आपने मेजर किया था तो 2 मिली एम्पियर आ रहा था, नेक्स्ट टाइम मेजर कर रहे हो तो 2.1 आ गया, नेक्स्ट टाइम किया 1.9 आ गया। ठीक है, तो कभी फर्स्ट रीडिंग 2 आ गई, फिर 2.1 आ गई, फिर 1.9 आ गई, फिर 1.8 आ गई। ठीक है, सो डिफरेंट रीडिंग मिले जा रही है हर बार हमें। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं पता, एक बार ये एरर कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर देखें तो ये, अगर हम इस 2 को रेफरेंस माने, अपनी ट्रू वैल्यू मान लें, ठीक है, तो ये एरर नेगेटिव भी हो रहा है, मतलब ज़्यादा भी मिल रहा है, कम भी मिल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, उसका रीज़न भी नहीं पता, रीजन्स आर अननोन, ये रीजंस यहाँ पर पता नहीं होते। तो दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम, तो ये बिल्कुल रैंडम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। देखो, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। और साइज का मीनिंग क्या है कि ये भी फिक्स नहीं है कि हर बार, अब जैसे हमने लास्ट टाइम देखा जब वो जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर फिक्स है कि जब ट्रू वैल्यू हम जब हम अपनी मेजरमेंट लेंगे तो उसमें भी ये इतना पार्ट एड ऑन होगा ही होगा, क्योंकि वो एक डिवीजन पहले से ही आगे थी हमारी नीडल, तो जब फाइनल जो आंसर आएगा उसमें भी एक डिवीजन आगे ही होगी, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमें अपना आंसर पता लग जाएगा, है ना। सो यहाँ पर हमें पता है, साइज पता है और पॉजिटिव और नेगेटिव भी पता है, साइन भी पता है, बट रैंडम एरर में आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अभी यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 0.1 का। 2 और 1.9 में भी कितना डिफरेंस है, 0.1 का ही है। लेकिन 2 और 1.8 में देखो तो साइज बढ़ गया, 0.2 का डिफरेंस आ गया। तो साइज और साइन यहाँ पर क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दीज एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इनको एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, बट रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मोर नंबर ऑफ रीडिंग्स, बट इसे कम जरूर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी जो ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमने ज्यादा रीडिंग्स ले ली, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का मीन कैलकुलेट कर लेंगे। मीन या फिर हम कह सकते हैं एवरेज। ठीक है, तो इन सभी रीडिंग्स का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, किसे, एरर को। सो एवरेज वैल्यू को ही यहां पर क्या मान लिया जाता है, ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है। अब आपने करंट अगर मेजर किया तो हमें क्या पता कि मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उस सर्किट के अंदर क्या वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एमीटर। अब वो हमने ही बनाया है, हो सकता है हम एक बार एक एमीटर यूज करें, दूसरी बार कोई दूसरा एमीटर यूज कर लें, डिवाइस को चेंज कर सकते हैं, बट अब किस वैल्यू को, अब 10 बच्चों ने अगर सेम एक्सपेरिमेंट किया, सबने कुछ ना कुछ आंसर निकाला, तो किसके आंसर को हम करेक्ट माने, वो तो हमें नहीं पता, राइट। सो वहां पर क्या होगा, जितनी भी रीडिंग्स हमने ली हैं उन सभी का एवरेज हमें ले लेना चाहिए, और उस एवरेज को ही हमें अपनी ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, सो उसी को हम अपनी ट्रू वैल्यू मान लेंगे। दैट्स हाउ वी कैन रिड्यूस रैंडम एरर। रैंडम एरर्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ हमें रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज लीस्ट काउंट एरर। जैसा कि मैंने कहा था कि लीस्ट काउंट से रिलेटेड होगा। सो एरर्स एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रिजोल्यूशन का मीनिंग फिर से वही है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना ज्यादा रिजोल्व कर सकता है, कितनी ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट वो ले सकता है, रिजोल्यूशन। ठीक है, नाउ दिस इज अ मीटर स्केल। ये फिर से यहां से हम सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकते हैं, कि हम बता सकते हैं कि दिस इज 2 सेंटीमीटर और इसका जो हाफ होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, देन 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6। तो सेंटीमीटर्स में तो हम इजीली बता सकते हैं, बट
अगर कोई लेंथ, अब ये देखियो 0 2 मार्क सिर्फ यही किया हुआ है 0 2 4 6, बट ठीक है उसकी जो हाफ रीडिंग है, हाफ डिवीजन होगी वो 1 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो हाफ होगी वो 3 बन जाएगी, फिर 5 बन जाएगी। तो सेंटीमीटर्स में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी लेंथ अगर सिर्फ सेंटीमीटर्स में ही बतानी है कि 1 सेंटीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, हम बता सकते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे बताना पड़ जाए कि 5.1 सेंटीमीटर, मुझे बोला गया कि इस पे मैं 5.1 सेंटीमीटर को मार्क करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? अब 5 तो मुझे पता है, जो 4 और 6 के बीच में जो हाफ है वो क्या होगा? 5 होगा। अब 5 से आगे अगर मैं देखता हूं तो वो है 5.2, जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है 5.2। अब 5.1 कहाँ है? वो इस पर मार्क ही नहीं किया हुआ, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है अगर आप देखें, उन्होंने 0 से लेकर 2 को, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप किसी भी इंटरवल को देख सकते हैं, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, सो जो गैप है कितना है? 4 और 6 का देख लीजिए, तो 6 - 4, ठीक है, ये कितना गैप है? 2 सेंटीमीटर्स का ही गैप है। और उस 2 सेंटीमीटर्स को हमने 10 डिविजन्स में डिवाइड किया है, वहाँ पर 10 मार्किंग्स हैं, सो 10 से डिवाइड किया, सो इट विल बिकम 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इट विल बिकम 0.2 सेंटीमीटर। अब इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.2 सेंटीमीटर, बट मुझे कहा जा रहा है कि मुझे 0.1 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो वो तो नहीं किया जा सकता ना, वो तो मुझे आइडिया ही लगाना पड़ेगा कि 0.2 यहाँ है तो 0.1 कहाँ होगा। अब वो इंस्ट्रूमेंट की ही प्रॉब्लम है। अब हर इंस्ट्रूमेंट अपने कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट के साथ आता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम अपनी तरफ से डिविजन्स नहीं लगा सकते। सो वो तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर रहेगा ही रहेगा। लीस्ट काउंट एरर को हम ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को ही चेंज कर दें, अब इसकी बजाय, अब ऐसे स्केल की बजाय अगर हम वो स्केल यूज करें जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में है, अब उसमें ठीक है 0 से लेकर 1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ना कि 0 से लेकर 2 को, राइट। तो वहां पर हम 5.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी के साथ में बता सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है 5.1 सेंटीमीटर, बट इस स्केल के हेल्प से हम नहीं बता सकते, ठीक है। सो दिस इज लीस्ट काउंट एरर, एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिट है, उससे ज्यादा रिजोल्व वो नहीं कर सकता। ऑल राइट, चलिए अब हम मूव करते हैं। अभी तक जो पार्ट था ये डेफिनेशंस वाला पार्ट था। हमने देखा कि कितने टाइप के एरर होते हैं और इनके मीनिंग क्या है, बेसिकली सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स और क्या होते हैं लीस्ट काउंट एरर, तो वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, जहां से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनते हैं। सो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने किया, हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एरर क्या है, उनके मीनिंग क्या है, बट ये पार्ट यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते ही बनते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम एरर्स की, और यहाँ पर हम मेनली रैंडम एरर्स की ही बात कर रहे हैं, ओके, क्योंकि हमने 3 टाइप के एरर किए हैं। अब हम रैंडम एरर की बात करने वाले हैं। और जब हमने रैंडम एरर पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम एवरेज वैल्यू को ही क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए तो रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी ए बी मेजर्ड n टाइम्स। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, टेम्परेचर, करंट, लेंथ, मास, कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं। सो हमने इन जनरल मान लिया कि हम क्वांटिटी ए को मेजर कर रहे हैं। कितनी बार मेजर कर रहे हैं? n टाइम्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं साइंस के अंदर तो उसमें लिखा होता है कि इसी प्रोसीजर को 3 बार और रिपीट करो। एक रीडिंग ले ली, अब 3 रीडिंग्स और लो, 4 रीडिंग और लो, है ना। सो नंबर ऑफ रीडिंग्स हमें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि एक ही रीडिंग से हम नहीं बता सकते कि वो करेक्ट है या फिर नहीं। ज़्यादा रीडिंग्स लेने से हम एरर को कम कर रहे हैं। सो हमने फिजिकल क्वांटिटी ए को मेजर किया n टाइम्स। लेट द मेजर्ड वैल्यू भी, अब वो मेजर्ड वैल्यू है a1, a2, a3 एंड सो ऑन, हम पहुंच गए an तक, ठीक है। सो दीज आर मेजर्ड वैल्यू, ये हमने मेजर की। अब सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। एक रीडिंग आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, 5 रीडिंग्स ले ली
तो बस बात बन गई, ठीक है, कि कुछ टाइम्स हमें रिपीट करना है. Now last is to eliminate random error. Their arithmetic mean is taken as true value. जैसा कि मैंने कहा कि मीन को ही, अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज को ही हम क्या मान लेते हैं, इसे हम एवरेज भी कह सकते हैं ना, अरिथमेटिक मीन को. सो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू. यही हमारी ट्रू वैल्यू है, क्योंकि हमें नहीं पता, अगर हमने टेम्परेचर मेजर किया तो एग्जैक्ट वैल्यू आंसर क्या है, किसका आंसर सही है ना. 5 रीडिंग लिए, 5 में से कौन सी सही है हमें नहीं पता, तो हम उन सभी का एवरेज लेंगे, उसे हम अपनी ट्रू वैल्यू मानेंगे, और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट रीडिंग थी वो कितना दूर है उससे, है ना, उसमें कितना एरर है, सेकेंड रीडिंग में कितना डिफरेंस है, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग एंड सो ऑन. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी विल प्रोसीड. नाउ लेट्स सी. अभी हमने बात की, हम फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसे मेजर कर रहे हैं, उसकी रीडिंग्स हमने n टाइम्स ली, तो आया A1, A2, A3 एंड सो ऑन हमारा AN, क्योंकि हमने n टाइम्स मेजर किया. सो ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू को हम अरिथमेटिक मीन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन ही कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो AM हम ऐसा लिख सकते हैं, और वो होगा क्या, सभी का एवरेज, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, और फिर आ जाएगा AN. ठीक है, लास्ट रीडिंग डिवाइडेड बाय n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने रीडिंग ली है. सो दिस इज द ट्रू वैल्यू. इस तरह से हम अपनी ट्रू वैल्यू को निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज एब्सोल्यूट एरर. अब हमें ट्रू वैल्यू पता लग चुकी है. लास्ट पार्ट में हमने देखा ट्रू वैल्यू क्या होती है, उसे हम AM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 एंड सो ऑन AN तक हम गए, डिवाइड किया n से, मतलब जैसे हम एवरेज लेते हैं बस वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है ना, जैसे हम एवरेज लेते हैं वही करना है. अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर की. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, अब हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या थी, ये बताइए कि मेजर्ड, हमने मेजर क्या किया था, हमने मेजर किया था A1, हमने मेजर किया था A2, फिर A3 एंड सो ऑन हमने मेजर किया था AN. मेजर तो हमने यही वैल्यूज की थी, और अब हमने अपनी ट्रू वैल्यू मान लिया है AM को, इन सभी वैल्यूज का एवरेज, उसे हम अपने ट्रू वैल्यू मान रहे हैं. सो अब हमें ये देखना है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू थी उनका डिफरेंस क्या है ट्रू वैल्यू के साथ, यानी कि A1 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ट्रू वैल्यू को माइनस AM. अब डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, एंड दैट्स हाउ. अब ये जो है A1 माइनस AM, जो हमारी फर्स्ट रीडिंग का डिफरेंस ट्रू वैल्यू के साथ में, इसे हम कहते हैं डेल्टा A1. ठीक है, क्योंकि A1 का मीनिंग तो क्या था कि हमारी फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, पहली मेजर्ड वैल्यू थी A1. डेल्टा A1 का मीनिंग है पहली मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर कितना है. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा A1. सिमिलरली सेकंड जो हमने रीडिंग मेजर की है उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा A2. ये जो डिफरेंस है इन दोनों का उसे हम डेल्टा A2 कहेंगे. सिमिलरली जो थर्ड है, थर्ड मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A3 एंड सो ऑन. जो लास्ट हमारी मेजर्ड वैल्यू है वहां पर है डेल्टा AN. ओके, तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. तो बहुत सिंपल है, हमें हर एक रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर. अब इससे आगे हम क्या बात करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे. सो उसमें हम क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन्हीं का हमें क्या ले लेना है, मीन. मीन का अगेन मीनिंग क्या है, एवरेज. तो इन सभी का जो एवरेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर. सो द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, वो क्या होगा, हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, उसे हम डेल्टा AM से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, AM हमारी क्या थी,
ट्रू वैल्यू थी, दिस वाज ट्रू वैल्यू, और डेल्टा ए एम क्या है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर, हम उसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डेल्टा ए एम का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस सो ऑन करते जाएंगे डेल्टा ए एन, लास्ट रीडिंग तक जो एब्सोल्यूट एरर है उन सभी का सम डिवाइड कर दिया n के साथ में, क्योंकि हम मीन ले रहे हैं तो n से डिवाइड तो ज़रूर करेंगे ही करेंगे। प्लस यहाँ पे बोला है कि मैग्नीट्यूड हमें यूज़ करना है, यानी कि जब हम यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में, तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। ट्रू वैल्यू से वो अगर कम होगा तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर वो ज़्यादा होगी मेजर्ड वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। सो ये कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर तो हमें साइन के साथ ही लिखने हैं, लेकिन जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड चाहिए, डोंट यूज साइन। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग ये जो बार है हमने इसीलिए लगाए कि सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड यूज करना है, अगर नेगेटिव भी है तो उसे पॉजिटिव बना दो, तो वो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, सो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड लास्ट पार्ट इज रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव जहां पे भी आ जाता है वहां पर कोई ना कोई रेशियो होती है, हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे हम डेल्टा ए एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द मीन वैल्यू को हम ए एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन दोनों की रेशियो है। तो जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा ए, इसको हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय में मीन वैल्यू, यानी कि ये। ठीक है, और अगर हमें चाहिए परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव एरर निकाला है उसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुछ भी नहीं करना, डेल्टा ए को हम परसेंटेज की फॉर्म में लेकर आएंगे। वो हम कैसे करेंगे, जो ये रेशियो है डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के अंदर, हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। सो दैट्स ऑल। डेल्टा ए क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर, डेल्टा ए को परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। ऑल राइट, सो अभी तक हमने देख ली बहुत सारी टर्म्स, हम कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारी रीडिंग्स जब हम लेते हैं तो उन सभी का मीन जो होगा उसी को हम अपनी ट्रू वैल्यू मान लेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट मीन, फिर हम कैलकुलेट करेंगे पहले एब्सोल्यूट एरर, फिर कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट मीन एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, हर एक रीडिंग के अंदर कुछ ना कुछ जो एरर होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर कह रहे हैं। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे इन एब्सोल्यूट एरर्स का भी मीन कैलकुलेट कर देते हैं, तो वो बन जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा ए एम। ठीक है, एम लगा दिया, इसका मतलब मीन है, और डेल्टा मीन्स वो एब्सोल्यूट एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर्स का भी क्या है, वो मीन। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन वी कैलकुलेट रिलेटिव एरर, यानी कि डेल्टा ए, या फिर हम उसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बस इतने ही स्टेप्स हैं। हमें कुछ रीडिंग्स मिलेंगी, उनका हम मीन कैलकुलेट करेंगे, वो हमारी ट्रू वैल्यू बन जाएगी। ट्रू वैल्यू पता लगने के बाद में हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, हर एक रीडिंग में क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे, उन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का भी मीन ले लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज रिलेटिव एरर कितना होगा। सो दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, राइट, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एरर से ही रिलेटेड, एनसीईआरटी से। 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12। मतलब जब पूरे 12 बज जाते हैं, ठीक है, वो AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है, मतलब नून के भी या फिर मिड नाइट का भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, बट जब कंप्लीट 12 o'clock होंगे, 0 मिनट्स हैं और 0 सेकेंड्स हैं, राइट। जब कंप्लीट 12 o'clock है, नून यहाँ पे बोला गया, नून की बात कर रहे हैं वो, बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग ऑफ द 2 clocks आर। ठीक है, तो एक क्लॉक को हम अपनी क्या मान लिया है, स्टैंडर्ड मान लिया है, जिसमें जब पूरे 12 बज जाएंगे नून के, है ना, 12 o'clock हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 क्लॉक और है, क्लॉक 1 और क्लॉक 2।
अब हमें ये देखना है कि वो क्या टाइम शो करती हैं उस एग्जैक्ट टाइम पर जब हमारी स्टैंडर्ड क्लॉक 12 o'clock शो कर रही है, ठीक है। उस टाइम पर हमारी क्लॉक 1 देखो मंडे को टाइम शो कर रही है 12:05 मीन्स 5 सेकेंड्स ऊपर हो चुके हैं। ट्यूसडे को उसने शो किया 12:150 यानी कि 1 मिनट और 50 सेकेंड वो आगे जा चुकी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। यहाँ पर है 11:59:08 यानी कि अभी 1 मिनट का गैप है लेकिन 8 सेकेंड्स और ऊपर हो चुके हैं 11:59 यानी कि डिफरेंस अगर हम देखें वहाँ जो हमारा स्टैंडर्ड क्लॉक तो यही शो कर रही है, अब क्लॉक 1 ये टाइम शो कर रही है डिफरेंट डेज पर ये रीडिंग्स शो की हैं और क्लॉक 2 ने हमें ये रीडिंग्स शो की हैं 10 ये तो बहुत ही ज़्यादा एरर है यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है। सो दोनों में एरर है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन, हमें क्या चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रेफर। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि हमें दोनों क्लॉक्स में से बताओ, हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें सही टाइम मेजर करना है, टाइम सही मेजर करना है, यहाँ पर टाइम इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। अब टाइम इंटरवल तो अगर कोई क्लॉक का टाइम हमने सही सेट नहीं किया है, अभी 2 बज रखे हैं लेकिन वो 10 उस घड़ी में 10 बजे हैं, राइट, वो सही टाइम नहीं शो कर रही है, बट वो हमने उसमें नया सेल डाल दिया, अभी उसका टाइम सेट नहीं किया है, ठीक है। सो अगर कोई टाइम इंटरवल मेजर करना है तो वो गलत जो टाइम शो कर रही है वो क्लॉक भी हमारा काम चला देगी, राइट। हमें टाइम इंटरवल तो हमें मेजर करना है 10 सेकेंड का या फिर 50 सेकेंड्स का, कुछ भी अगर मेजर करना है तो वो क्लॉक भी हमें टाइम इंटरवल तो बता ही देगी, राइट। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो सही टाइम शो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यहाँ पर बात हो रही है प्रिसीजन की, जो भी हम मेजरमेंट लें वो सही होना चाहिए। अब प्रिसीजन के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास 2 क्लॉक्स हैं और दोनों क्लॉक्स में से कौन सी जो क्लॉक है वो ज़्यादा प्रिसाइज हमें आंसर्स देती है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो ट्रू वैल्यू के साथ में डिफरेंस है वो 5 सेकेंड्स का है, चलो वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं तो 12:150 राइट, मतलब 1 मिनट और 50 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, फिर 50 सेकेंड्स यानी कि 110 सेकेंड्स का गैप आ गया, है ना, 110 सेकेंड्स का गैप आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो इट विल बी अ 52 सेकेंड्स का गैप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं तो 1 मिनट एंड 50 दोबारा से सेम, तो 110 सेकेंड्स का यहाँ पर गैप होगा, ठीक है। यहाँ अगर हम देखते हैं 11:59 एंड देन 15, तो यहाँ पर 45 सेकेंड्स का गैप है। इसको मैं एस को ऐसे बनाता हूँ 12:130, अब 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स एंड 30 यानी कि 90 सेकेंड्स, ठीक है। एंड इट इज़ 12:119, 1 मिनट्स यानी कि अगेन 60 सेकेंड्स एंड देन 19 मीन्स 79 सेकेंड्स। सो अगर हम देखते हैं कि इस क्लॉक का स्टैंडर्ड क्लॉक के साथ में जो टाइम है वो मैच तो कभी भी नहीं कर रहा है, देयर इज़ ऑलवेज एन एरर, कुछ ना कुछ एरर है, और हर रीडिंग में जो एरर है वो बहुत अलग है ना। 5 सेकेंड्स, 110 सेकेंड्स, 110 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, तो ये जो एरर की जो रेंज है वो अलग अलग है। अब एक बार यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ से तो काफ़ी डिफरेंस है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें एरर ज़्यादा है। एरर किस में ज़्यादा है, एरर इज़ मोर इन क्लॉक 2। क्लॉक 1 के अंदर एरर उतना नहीं है क्योंकि फिर भी उसकी जो फर्स्ट डिजिट्स हैं वो तो मैच कर रही हैं, आवर्स मैच कर रहे हैं, यहाँ पर मिनट्स भी मैच कर रही हैं, और अगर मिनट नहीं भी मैच कर रही तब भी वो काफ़ी क्लोज है उसके, है ना। यहाँ पर ये 12 o'clock शो कर रहा है, ये 10 o'clock शो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा एरर हो गया। ऑलमोस्ट सभी रीडिंग्स में क्या है वो 10 o'clock ही शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली एरर कहाँ ज़्यादा है, क्लॉक 2 के अंदर ही ज़्यादा है। अब हमें ये देखना प्रिसीजन, प्रिसीजन होता है कि हमारी जो रीडिंग्स है वो कितना ज़्यादा क्लोज है। जैसे हमने लास्ट जब स्लाइड में वो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था इन दिस पिक्चर, सो वी नो कि प्रिसीजन कब है, यहाँ पर रीडिंग्स जो है प्रिसाइज है क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, और यहाँ पर रीडिंग्स प्रिसाइज नहीं है क्योंकि वो बहुत दूर दूर है, राइट। तो सिमिलरली अब हमें क्या देखना है, प्रिसीजन चेक करनी है, ना कि एरर। एरर के बारे में हमें पता लग गया, क्लॉक 2 में एरर ज़्यादा है,
क्लॉक 2 में एरर ज़्यादा है। अगर एरर का क्वेश्चन होता तो क्लॉक 2 को हम टिक कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट प्रिसीजन, क्योंकि हमें मेजर तो टाइम इंटरवल करना है, वो हमें एक गलत जो क्लॉक टाइम दिखा रही है वो भी टाइम इंटरवल नोट करा सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप डिफरेंस देखें 10:15 है 06 सेकेंड्स है, देन इट इज़ 10:14 59 सेकेंड्स है, मतलब काफ़ी क्लोज है क्योंकि 59 सेकेंड्स है ना। 10:15 एंड देन इट इज़ 18 सेकेंड्स, 10:15 देन इट इज़ 07 सेकेंड्स। तो जो रीडिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा पास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं, रेंज ऑफ वेरिएशन, एक नई टर्म है। ओके, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, वेट। यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी कि रेंज ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशन। अब एक क्लॉक से हमने इतने सारे टाइम नोट किए थे, ठीक है। अब इन सब में से सबसे कम जो टाइम है वो कहाँ पर मेजर हुआ है, 11:59 15 सेकेंड, 11:59 8 सेकेंड्स। तो सबसे कम वैल्यू तो यहाँ आई है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर हम देखें सो इट इज़ हेयर। ऑलराइट, ये है मैक्सिमम वैल्यू। क्लॉक 1 ने जो मैक्सिमम टाइम शो किया है वो ये है, और जो मिनिमम टाइम शो किया है वो ये है। तो रेंज का मीनिंग होता है आपको मिनिमम से मैक्सिमम जो रीडिंग है उसके बीच का डिफरेंस देखना है। सो यहाँ पर देखिए 110 सेकेंड्स यहाँ और 52 सेकेंड्स यहाँ। तो अगर हम रेंज ऑफ वेरिएशन देखते हैं क्लॉक 1 के लिए तो वो आने वाला है 162 सेकेंड्स। ऑलराइट, रेंज ऑफ वेरिएशन कितना वेरी कर रही है, जो रीडिंग्स हैं वो कितना वेरी कर रही है, उसकी रेंज क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम 162 सेकेंड्स। अब यहाँ देखते हैं, मिनिमम रीडिंग ढूंढते हैं और मैक्सिमम रीडिंग। तो मिनिमम होगी जहाँ पर 14 होगा, 10 14, यहाँ पर भी है, दिस इज 53 एंड दिस इज 59। सो मिनिमम हो गया ये, दिस वन इज मिनिमम। फिर देखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ होगा, 10 15, ये 18 है, ये 15 24 है। सो दिस रीडिंग इज मैक्सिमम। और अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 24 सेकेंड्स ज़्यादा है 15 से, और यहाँ पर 7 सेकेंड्स कम है। तो 24 और 7 मीन्स 31 सेकेंड। ऑलराइट, तो मिनिमम और मैक्सिमम जो रीडिंग है उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ इतना है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो ज़्यादा क्लोज है हम कह सकते हैं, और यहाँ जो रीडिंग्स हैं वो ज़्यादा डाइवर्टेड है, उनकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। सो प्रिसीजन अगर हमें मेजर देखनी है तो प्रिसाइज भी क्लॉक 2 ही ज़्यादा है। बेशक से क्लॉक 2 में एरर ज़्यादा है, एरर भी क्लॉक 2 में ही ज़्यादा है क्योंकि ट्रू वैल्यू से वो मैच नहीं कर रहा है, बट प्रिसीजन भी क्लॉक 2 में ही ज़्यादा है। तो यू हैव टू टिक क्लॉक 2। अगर आपको टिक करना पड़ता है प्रिसीजन के लिए तब भी क्लॉक 2 को हम टिक करेंगे। एरर के लिए कि किसमें एरर ज़्यादा है तब भी क्लॉक 2 है, एरर कम अगर पूछा जाएगा तो क्लॉक 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस वॉज one question. Now next question is, we measure the period of oscillation of a simple pendulum. Okay, in successive measurements the readings turn out to be, अब ये हमारी readings हैं, कितनी readings हैं, 1 2 3 4 and 5. These are our 5 measured values, ठीक है, किसकी, टाइम पीरियड की। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब जो भी हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में वो सब हमें यहाँ पर यूज करना है। अब हमने जो मेजर्ड वैल्यू है टाइम की वो है 2.63 सेकेंड्स, ठीक है। सिमिलरली T2 है, T3, T4 एंड T5। दीज आर 5 मेजर्ड वैल्यू, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 मेजर्ड वैल्यूज हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ट्रू वैल्यू किसे मानी, ट्रू वैल्यू जो होती है वो मीन वैल्यू होती है, यानी कि टाइम का हमें मीन ले लेना है, ठीक है। सो मीन टाइम विल बी सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज डिवाइडेड बाय 5, राइट। सो वो क्या होगा, दीज आर आवर 5 रीडिंग्स, उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, सो इट विल बी मीन वैल्यू ऑफ टाइम। अगर हम सम करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 13.12, डिवाइड किया 5 से, हमारा आंसर आ गया 2.624 सेकेंड्स जब हमने डिवाइड किया। अब देखिए जो रीडिंग्स हमें गिवन है, जब हमने मेजर किया था टाइम इंटरवल को तो वो हम कितने डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर पा रहे हैं, 2.80,
2.71, यानी कि डेसिमल प्लेसेस में हम 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक जा पा रहे हैं और यहाँ हमारा आंसर आ गया 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सो हम ऐसे लिखने की बजाय, क्योंकि हमारी मेजर्ड वैल्यू सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक है, सो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो भी 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, 2.62। हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। राउंडिंग ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर आई गेस। ओके, तो हमने यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया इसको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक और ये हमारा मीन वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज एब्सोल्यूट एरर। अब हमें एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना होगा इन द मेजरमेंट्स आर। एब्सोल्यूट एरर के लिए जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसका डिफरेंस देखना होता है ट्रू वैल्यू से। सो ट्रू वैल्यू इज 2.62, वो हमने कैलकुलेट की। सो हर जगह पर हम 2.62 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, एंड देन वी विल सी कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। जब 2.63 और 2.62 का डिफरेंस क्या है, 0.01 हम लिखेंगे क्योंकि सेकेंड डेसिमल प्लेस में डिफरेंस है 63 एंड 62, तो 0.01। वेट, .01, और क्योंकि ये ज्यादा है तो ये पॉजिटिव ही होगा। देन 2.56 और इसमें देखते हैं तो इट इज नेगेटिव, क्योंकि स्मॉलर में से हम बिगर नंबर माइनस कर रहे हैं एंड इट कम्स आउट टू बी 0.56 और 62 का जो डिफरेंस है इट इज 0.06। ओके, देन 2.42 एंड 2.62, सो इट इज -0.20। देन 2.71 और 2.62 का जो डिफरेंस है वो प्लस होगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, प्लस, ऑलराइट, एंड इट विल बी 0.09। ओके, 2.80 और 2.62 का जो डिफरेंस है अगेन पॉजिटिव है ये डिफरेंस एंड इट विल बी 0.18। ऑलराइट, सो दीज विल बी आर एब्सोल्यूट एरर्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T1, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 एंड डेल्टा T5। ऑलराइट, सो ये है हमारे एब्सोल्यूट एरर्स। हर एक रीडिंग में कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर है, कहीं पर वो पॉजिटिव है, कहीं पर वो नेगेटिव है, साइज भी डिफरेंट हो सकता है। दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स। ओके, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जो हमारी डेल्टा T1, डेल्टा T2 और ये वैल्यूज थी डेल्टा T5 तक, उन सभी का सम लेना होगा प्लस हमें डिवाइड करना होगा 5 से। ठीक है, और यहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ में हमें इसे यूज नहीं करना है। यहाँ पर पॉजिटिव भी थी और नेगेटिव भी थी, तो नेगेटिव वैल्यूज को भी हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने पर जब हम सभी रीडिंग्स का सम देखते हैं इट कम्स आउट टू बी 0.11 सेकेंड। ओके, इट कम्स आउट टू बी 0.11 सेकेंड। नाउ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता था रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा TM, जो कि यही है डेल्टा TM डिवाइडेड बाय हमारी मीन वैल्यू यानी कि TM। ओके, सो डेल्टा TM विल बी 0.11 सेकेंड एंड मीन वैल्यू ऑफ टाइम इज, अब अगर आप मीन वैल्यू को देखते हैं so that was 2.62 seconds. ऑलराइट, तो हम डिवाइड करेंगे 2.62 सेकेंड्स। ठीक है, हमें अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करना है जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके साथ। नाउ आवर आंसर विल बी, अब इन दोनों को डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो आंसर विल बी, क्या होगा इसका आंसर, 0.1 को हमने डिवाइड कर दिया 2.62 के साथ में। बट इससे पहले हम ये भी देख सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज रिलेटिव एरर, ये जस्ट एक रेशो है जो कैलकुलेट करने पर आ जाएगी, और हम इसमें परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, जो कि रिलेटिव एरर को हमें सिर्फ क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2.62 है
मल्टीप्लाई किया 100 से और हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज एरर में। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जो पार्ट है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, बट जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया था, जैसा कि क्वेश्चन था, हमने टाइम पीरियड को मेजर किया, उसकी अलग अलग वैल्यूज आई, 5 अलग अलग रीडिंग्स हैं हमारे पास, तो हर एक रीडिंग में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरर है। अब हमारा फाइनल जो आंसर है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये हम अपनी ट्रू वैल्यू मान रहे हैं, इसको हम अपनी क्या मान रहे हैं, ट्रू वैल्यू। बट ऑब्वियसली जो ट्रू वैल्यू है ये कंप्लीटली सर्टेन नहीं है हम इसके बारे में, सो हमें इसमें क्या करना होगा, 2.62 प्लस माइनस, जब हम अपना आंसर बताएंगे तो उसमें हमें प्लस माइनस 0.11, क्योंकि ये था हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमें लिखना होगा साथ में। नाउ आवर आंसर इज कंप्लीट, ये हमारी ट्रू वैल्यू है जो हम मान रहे हैं सभी का एवरेज लेने पर, प्लस माइनस उसमें हम क्या कर रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को भी कर रहे हैं कि इतना कम या इतना ज़्यादा हो सकता है, इस बात की हमें गारंटी नहीं है, वो अनसर्टेनिटी उसके अंदर है। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है कि जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, वो 0 अगर होता 0.01, ठीक है, सो हम कहते कि जो अनसर्टेनिटी है वो सेकेंड डेसिमल प्लेस में है। ठीक है, यहाँ तक तो हम क्लियर हैं, 0.0 कोई एरर नहीं है, मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर 0.01 आ रहा है, सो अनसर्टेनिटी कहाँ है, सेकेंड डेसिमल प्लेस में है। बट अभी जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया है वो है 0.11, राइट, सो अनसर्टेनिटी यहीं से शुरू हो जाती है ना, ये डिजिट अनसर्टेनिटी ला रही है, तो सेकेंड प्लेस पर तो अनसर्टेनिटी है ही है। ठीक है, सो इस यानी कि हम सेकंड प्लेस के बारे में भी एश्योर नहीं है, जब फर्स्ट प्लेस में ही हमें प्रॉब्लम है, जब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस में ही हमें लग रहा है कि एरर है, तो सेकंड में तो एरर होगा ही होगा, है ना, तो सेकंड प्लेस को बताने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट वे टू राइट विल बी 2.6 प्लस माइनस 0.1, इतना ही लिखना काफ़ी है आंसर के लिए। ये भी करेक्ट है, बट ये ज़्यादा करेक्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब इसके अंदर इसका मीनिंग है कि जो हमारा आंसर है 2. इसको प्लस अगर हम करते हैं तो 2.7 से लेकर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2.5 बनता है, तो इस रेंज में कहीं पर भी हो सकता है, 2.5 से लेकर 2.7 की रेंज में कुछ भी हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो हो सकती है ना, इसको हम अपनी ट्रू वैल्यू मान रहे हैं, बट देयर इज स्टिल एन अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी उसमें है, वो कितनी है, 0.1 सेकेंड्स की अनसर्टेनिटी। सो दिस विल बी योर आंसर। इफ आस्क्ड कि हमें टोटल जो है कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड पेंडुलम का विद आंसर, सो ये हमारा आंसर होगा 2.6 हमारा आंसर है, प्लस माइनस 0.1 ये हमारी अनसर्टेनिटी है उस रीडिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए और हमने डिस्कस किया एरर्स और उसके टाइप्स के बारे में, और रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे एरर्स की। So that's all for today. Take care and thank you.